अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फ़रीहा खान और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद रोशनी, आपका अपना यूट्यूब चैनल जहां हम इंग्लिश न्यूज़पेपर के ज़रिए इंग्लिश को बिगनर लेवल से सीखते हैं। इस एडिटोरियल का टाइटल है रेलवे प्रॉप्स, मतलब प्रॉप्स हो रही है, तफ्शीश हो रही है रेलवे की। तो इसमें क्या बात कर रहा है इस एडिटोरियल में, उसने आज एक डार्क साइड दिखाई है। ठीक है, किस तरह से हमारा रेलवे सिस्टम वर्क कर रहा है, जहां रेलवे एक्सीडेंट जो है एक मामूल बन चुका है और कोई भी एहतसाब करने वाला नहीं है, कोई भी पूछने वाला नहीं है आला अफसरान को। एक भयानक एक्सीडेंट हुआ था तेज़गाम फायर का, ठीक है, जिसमें 73 पैसेंजर्स की डेथ हो गई थी। उसके बाद से लेकर अब तक कितनी बेहतरी हुई है हमारे रेलवे सिस्टम में, इसकी बात कर रहा है। और वो कह रहा है कि कोई तफ्तीश नहीं की जाती, अगर की भी जाए तो उसको इनकम्प्लीट छोड़ दिया जाता है। तो इस तरीके से हमारा रेलवे सिस्टम जो है ना वो वर्क कर रहा है। सेकंड थिंग, अच्छा, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बोलूँगी कि मैं जो एडिटोरियल्स पढ़ाती हूँ इसका मकसद ये होता है कि जो टेक्निक्स और जो आपको अप्रोच बताई जाती है, इन्हीं अप्रोच को लेकर आप दूसरे एडिटोरियल्स और ओपिनियंस को रीड करें। ठीक है, मैं सारे एडिटोरियल्स को नहीं पढ़ सकती और ना मुझे पढ़ना चाहिए। ठीक है, मैं आपको अप्रोच बता रही हूँ, मैं आपको मेथड बता रही हूँ। जिस तरह से जो अप्रोच मैं यहाँ पे लगाती हूँ, आप भी इसी अप्रोच से उन एडिटोरियल्स को पढ़ो, इस तरह से आप सीखोगे। ट्रेन एक्सीडेंट्स आर अ कॉमन फीचर, वो कह रहा है ये जो ट्रेन एक्सीडेंट्स है ना वो हैं, क्या है, कॉमन फीचर। आर यहाँ पे क्या है, लिंकिंग वर्ब है, वो यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा, ये जस्ट लिंक कर रही है कि ये ट्रेन एक्सीडेंट्स जो हैं वो कॉमन फीचर हैं इन पाकिस्तान में। उसके बाद आ रहा है डैश, डैश के बाद वो कह रहा है एंड फॉर द रेलवे ब्यूरोक्रेसी, जो रेलवे ब्यूरोक्रेसी है, दे आर, वो हैं, क्या है, जस्ट अनदर रूटीन, एक दूसरी रूटीन मैटर है इन देयर डेली वर्क, उनका जो रोज़मर्रा का काम है उसके अंदर ये क्या है, एक रूटीन मैटर है। वो ये बात कर रहा है कि ये जो ट्रेन एक्सीडेंट्स है ना, सबसे पहली बात ये कॉमन फीचर बन गया पाकिस्तान में, मतलब ये आम सी बात है कि ट्रेन एक्सीडेंट्स होते हैं। उसके बाद वो कह रहा है कि जो रेलवे ब्यूरोक्रेसी है उनका जो रोज़मर्रा का काम है ना, उसके अंदर ये दूसरा रूटीन मैटर हो गया, मतलब ये जो डेली वर्क तो करना ही करना है, उसके अंदर अगर ये कोई ट्रेन एक्सीडेंट हो जाता है तो कोई नई बात नहीं है, ये दूसरी रूटीन मैटर है इनका। ठीक हो गया। और फीचर क्या होता है, फीचर का मतलब होता है करैक्टरिस्टिक, एट्रीब्यूट, क्वालिटी। अब ये अचानक से डैश क्यों आई है, जब कोई ख्याल या जुमला ना उसमें अचानक वक्फा या तब्दीली आए, मतलब अचानक से एक चेंज आए और उसको जाहिर करना हो राइटिंग में, तो वो किस तरह से जाहिर करते हैं, वो डैश के ज़रिए करते हैं। ये देखो, पहले उसने बात की है ट्रेन एक्सीडेंट्स आर अ कॉमन फीचर इन पाकिस्तान, अब उसने डैश लगाया, मीन थोड़ा सा चेंज आएगा सेंटेंस में या ख्याल में, किसी चीज़ में एक चेंज आएगा। अब ये चेंज क्या आया, अब यहाँ पे बात कर रहा है वो रेलवे ब्यूरोक्रेसी की, पहले बात कर रहा था ट्रेन एक्सीडेंट्स की। तो अब ये जो चेंज हुआ है ना, ये जो थॉट में चेंज हुआ है, इसके लिए इसने डैश लगाया है। स्टैटिस्टिकली, अदाद-ओ-शुमार के लिहाज से एटलीस्ट कम अज़ कम 1 ट्रेन एक्सीडेंट टेक्स प्लेस, जो कम अज़ कम वो कह रहा है एक ट्रेन एक्सीडेंट जो है ना वो वक़्त पज़ीर होता है, वो होता ही होता है इन द कंट्री में एवरी 3 डेज़, हर तीसरे दिन के बाद जो है ना वो ट्रेन एक्सीडेंट होता है। एंड एन इंक्रीज़, और इजाफा किस में, इन देयर फ्रीक्वेंसी, इसकी हैपनिंग में, इसकी अक्रंस में, कैन बी नोटिस, उसको नोटिस किया जा सकता है इन रिसेंट ईयर्स, हालिया सालों में। वो ये बात कर रहा है कि अगर हम अदाद-ओ-शुमार के लिहाज से देखें कि कौन सी चीज़ कितने टाइम के बाद हो रही है, कह रहा है कम अज़ कम ना एक ट्रेन एक्सीडेंट जो है ना वो टेक्स प्लेस होता है, मतलब वो हैपन होता है कंट्री में हर तीसरे दिन के बाद, और इंक्रीज़ होता है उसकी हैपनिंग में, ये एक तो वो हर तीसरे दिन बाद होता है और साथ ही साथ उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, जो उसका रेट है हैपनिंग का, वो भी इंक्रीज़ हो जाता है। और कैन बी नोटिस को नोटिस किया जा सकता है इन अ रिसेंट ईयर, हालिया सालों में। टेक प्लेस का मतलब होता है वाक़या होना, जैसे एक्सीडेंट है ये टेक प्लेस होता है। कैन बी नोटिस, यहाँ पे है 2P प्लस पास्ट पार्टिसिपल लगा हुआ है, मैंने कहा था B प्लस V3 आपको जहाँ भी नज़र आए तो ये पैसिव स्ट्रक्चर बना रही होती है, तो यहाँ पे मॉडल का पैसिव स्ट्रक्चर बना हुआ है। फ्रीक्वेंसी, अक्रंस, रीइटरेशन, मतलब कितनी देर के बाद वो दोबारा हो रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, कब वो रिपीट हो रहा है वो साइकिल। फॉर द मोस्ट पार्ट, वो कह रहे हैं यूजुअली जो है ना द एक्सीडेंट्स की बात कर रहा है, और कॉस्ट वो वजह बनते हैं किसके ज़रिए, बाय डीरेलमेंट,
डीरेलमेंट के ज़रिए, मतलब पटरी से जो ट्रेन उतर जाती है उसकी वजह से, एंड इन्वॉल्व उसमें शामिल होता है द लॉस, नुकसान। अच्छा, किस चीज़ का लॉस है फिर ऑफ प्रपोजिशन के ज़रिए बताएगा, लिंक शो करेगा रेलवे का या फिर किसका होता है, जो भी प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है इसका नुकसान होता है। वो ये बात कर रहा है, कह रहा है ज़्यादातर केसेस में जो इंसिडेंट्स हैं वो वजह बनते हैं डीरेलमेंट की वजह से कि वो पटरी से उतर जाती है ट्रेन, और दूसरा इसमें शामिल होता है रेलवे का नुकसान या कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है उसका नुकसान इसमें शामिल होता है। डीरेलमेंट का मतलब होता है, रेल क्या होती है, रेल होती है पटरी, कोई चीज़ अगर डीरेल हो जाए तो मतलब वो पटरी से उतर जाती है, वो अपने ट्रैक से उतर जाएगी। अच्छा, एक और बात यहाँ पे थी, यहाँ पे उसने दे यूज़ किया, दे प्रोनाउन यूज़ किया। दे प्रोनाउन किसके लिए इस्तेमाल किया था, उसने ट्रेन एक्सीडेंट्स के लिए इस्तेमाल किया था। जो दे होता है वो इंसानों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बेजान अशिया के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे ये जो बात कर रहा था वो ट्रेन एक्सीडेंट्स की बात कर रहा था कि ये अनदर रूटीन मैटर है। बट इन अदर इंस्टेंसेस कह रहा है, लेकिन जो दूसरे इंस्टेंसेस हैं ना, एग्जाम्पल्स हैं, हैपनिंग्स हैं, सच जैसा कि द हॉरिफिक तेज़गाम फायर एक्सीडेंट इन अक्टूबर लास्ट ईयर, जैसा कि वो कह रहा है एक बड़ा भयानक तेज़गाम फायर एक्सीडेंट हुआ था अक्टूबर में लास्ट ईयर। इसके ऊपर हमने एक एडिटोरियल भी किया हुआ है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, उसके बारे में भी अपडेट कर लीजिएगा। वी हैव सीन, हम देख चुके हैं, क्या देख चुके हैं, स्कोर्स को, तादाद को, किस चीज़ की, वो पीपल, लोगों की। कौन लोग हैं, अब ये वी प्रेजेंट पार्टिसिपल के ज़रिए हमें बता रहा है क्वालिटी, ये वो लोग हैं लॉजिंग जो अब खो रहे हैं किस चीज़ को, देयर लाइफ, अपनी ज़िंदगियों को, किसके लिए, फॉर नो फॉल्ट, किसी भी जुर्म के लिए नहीं, ऑफ देयर ओन, उनके अपने। वो ये बात कह रहा है कि अगर दूसरे मिसालों की बात करें, अगर दूसरी अक्रेंसेस की बात करें, जैसा कि हॉरिफिक तेज़गाम फायर एक्सीडेंट हुआ था अक्टूबर में लास्ट ईयर, हमने क्या देखा था, हमने बहुत बड़ी मकदार में लोगों को खोते हुए देखा था अपनी ज़िंदगियां, फॉर नो फॉल्ट, किसी भी वजह के बगैर, ठीक है, उनका कोई वजह नहीं थी जिसके बगैर उन्होंने अपनी ज़िंदगियों को खोया। स्कोर्स क्या होता है, इसका मतलब होता है टोटल, टैली, नंबर, मकदार की बात कर रहा है। नॉर्मली आम तौर पर वो कह रहा है द रेलवे अथॉरिटीज़ कैरी आउट, जो रेलवे अथॉरिटीज़ हैं वो क्या करती है, कैरी आउट करती हैं, एक्सिक्यूट करती है किस चीज़ को, डिपार्टमेंटल प्रॉप को। एक डिपार्टमेंटल जो होती है वो प्रॉप होती है, इन्वेस्टिगेशन होती है, लीगल इन्वेस्टिगेशन की जाती है इनटू एवरी एक्सीडेंट, हर एक्सीडेंट में, किस लिए, फॉर द सेक ऑफ मीटिंग, पूरा करने के लिए लीगल रिक्वायरमेंट्स को। वो ये बात कर रहा है आम तौर पे ये होता है कि जब भी कोई एक्सीडेंट होता है तो रेलवे अथॉरिटीज़ क्या करती हैं, वो एक्सिक्यूट करती हैं, वो पूरा करती हैं एक लीगल एक्शन को हर एक्सीडेंट में। किस लिए करती हैं, ताकि वो लीगल रिक्वायरमेंट्स जो हैं उसको पूरा कर सकें। अब कैरी आउट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कैरी आउट समथिंग का मतलब होता है टू परफॉर्म, अदा करना, और कंप्लीट, पूरा करना, जॉब को और एक्टिविटी को, टू फुलफिल, मतलब जो काम दिया गया उसको एक्सिक्यूट करना। प्रॉप का मतलब क्या है, इन्वेस्टिगेशन। फॉर द सेक ऑफ का मतलब क्या होता है, ये एडवांस स्ट्रक्चर्स में आता है, इसका मतलब होता है की खातिर, ठीक है। इसको बनाने के लिए जो फॉर्मूला होता है उसमें ये होता है कि पहले सेंटेंस आता है, पहले हम जो भी बात है वो बात कह देते हैं, ठीक है, उसके बाद हम वो चीज़ को जिक्र करते हैं कि किसकी खातिर ये वाला काम हुआ था, किसकी खातिर ये सब कुछ हुआ था, वो हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। जैसे फॉर द सेक ऑफ मीटिंग रिक्वायरमेंट्स, अब यहाँ पे बात क्या कह रहा था, यहाँ पे बात कह रहा था पूरा करने के लिए रिक्वायरमेंट्स को, जो लीगल रिक्वायरमेंट्स है उसको पूरा करने की खातिर वो ये काम करते थे, वो कैरी आउट करते थे लीगल प्रॉप को। अब उसके बाद उसने सेंटेंस लगाना है, उसके बाद फॉर द सेक ऑफ कंट्री, आप ये भी कह सकते हो कोई इंसान है उसने मुल्क की खातिर जान दे दी, जो मुल्क की खातिर है ना उसके लिए फॉर द सेक ऑफ, और उसके बाद वो ऑब्जेक्ट आएगा, वो नाउन आएगा, उस चीज़ का नाम आएगा जिसके लिए वो काम हुआ है, जिसकी खातिर हुआ है। जैसे फॉर द सेक ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की खातिर, आपने कोई काम किया तो वो किसकी खातिर किया, फॉर द सेक ऑफ चिल्ड्रन, हमने बच्चों की खातिर किया। अब यहाँ पे जो हुआ था वो फॉर द सेक ऑफ किसके लिए हुआ था, डिपार्टमेंटल प्रॉप की खातिर हुआ था। हाउएवर, ताहम मोस्ट सच प्रॉप्स, कह रहे हैं ऐसी बहुत सारी जो प्रॉप्स हैं ना, जो केसेस हैं, आर यूजुअली लेफ्ट इनकम्प्लीट, उनको छोड़ दिया जाता है। कैसे छोड़ा जाता है, लेफ्ट इनकम्प्लीट, नामुकम्मल, बिकॉज क्यों, नो वन, कोई भी नहीं, नॉट द पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेसी और द पब्लिक इज़ इंटरेस्टेड, वो कह रहा है कोई भी इनमें से ना इंटरेस्टेड नहीं होता, किस चीज़ में, इन द रीजंस में, वजूहात में।
वो कह रहा है मोस्ट जो केसेस है ना, पहले उसने कहा है कि सिर्फ लीगल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए जो है ना लीगल प्रूफ की जाती है, लेकिन कहता है कि जो कि ना तो पॉलिटिशियन, ना तो ब्यूरोक्रेसी, ना तो पब्लिक इंटरेस्टेड होती है, इस वजह से इन केसेस को क्या कर दिया जाता है, इनकम्प्लीट छोड़ दिया जाता है। अब यहाँ पे फिर आपको डैश नज़र आ रहा है। इस डैश का मतलब क्या होता है, ये वो अल्फाज होते हैं ना जो किसी कंजंक्शन या प्रेपोजिशन के ज़रिए किसी भी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट से ना मिले हों और इनको अलहदा ज़ाहिर करना हो ना, तो इसके लिए डैश इस्तेमाल करते हैं। जैसे ये जो नोट द पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेसी, पब्लिक, ये सब्जेक्ट के साथ नहीं मिले हुए, इस वजह से इनको सेपरेट करने के लिए यहाँ पे डैश लगाया गया है, लेकिन ये इससे रिलेट करते हैं। इट इज़ ओनली, ये सिर्फ है व्हेन, जब देयर इज़ सिग्निफिकेंट लॉस, जब होता है बहुत ज़्यादा नुकसान। किसका? ऑफ प्रपोजिशन के ज़रिए बताएगा, लाइफ का। दैट, ये कि आ सीरियस इन्वेस्टिगेशन इज़ ऑर्डर्ड, कहता जब बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत सिग्निफिकेंट, बहुत ज़्यादा लॉस होता है ना ज़िंदगियों का, फिर क्या होता है, एक सीरियस इन्वेस्टिगेशन इज़ ऑर्डर, तब इसको ऑर्डर कर दिया जाता है। कैसे किया जाता है? अंडर प्रपोजिशन के ज़रिए बता रहा है पब्लिक प्रेशर, जो पब्लिक की तरफ से जो प्रेशर आता है ना, उसकी वजह से ये इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की जाती है। सिंपल सेंटेंस है, कोई भी इसमें देखने की चीज़ नहीं है। यहाँ पे इन्वर्जन लगी हुई है। इन्वर्जन का मैंने आपको कल भी बताया था। इन्वर्जन जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं उसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब का स्ट्रक्चर होता है, जैसे सब्जेक्ट प्लस वर्ब, और ये साथ ही आगे इन्वर्जन लगी हुई है। उसमें ये होता है, उसमें वर्ब पहले आ जाती है, सब्जेक्ट बाद में आता है। तो यहाँ पे इन्वर्जन है, यहाँ पे सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर है। इट इज़ अनदर मैटर, ये दूसरा मामला है। दैट द फाइंडिंग्स ऑफ सच प्रॉप्स, ये जो प्रॉप्स ये तफ्तीश की जाती है ना, उसमें जो फाइंडिंग्स मिलती हैं, जो उनको सबूत मिलते हैं, जो डिस्कवरी होती है, आर ऑल्सो स्वेप्ट अंडर द कारपेट, उनको मोस्टली क्या किया जाता है, उनको इग्नोर कर दिया जाता है उन कंप्लीटिशन, मुकम्मल होने पर। बिकॉज, क्योंकि मोस्ट ऑफ दोज, ज़्यादातर, कौन ज़्यादातर, हु ट्रैवल, जो कि काम ट्रैवल करते हैं इन ट्रेन्स में, कम फ्रॉम, वो आते हैं, कहाँ से आते हैं, द मिडल टू लो इनकम ग्रुप से। रीज़न क्या है? कहता है कि पहले उसने बात क्या की है, कहता है अगर तो कोई बहुत ज़्यादा लॉस होगा ज़िंदगियों का, फिर एक सीरियस इन्वेस्टिगेशन होती है। अब वो दूसरी बात कर रहा है कि ये एक दूसरा मैटर है, जब उसमें क्या किया जाता है, जो फाइंडिंग्स है ना, जो प्रॉप से जो आपको फाइंडिंग्स मिली है, जो इन्फॉर्मेशन मिली है, उनको आप क्या करते हो, दबा देते हो, ठीक है, कंप्लीटिशन के लिए, मुकम्मल करने के लिए तफ्तीश को। क्योंकि ज़्यादातर लोग जो ट्रैवल करते हैं ट्रेन्स में, वो आते हैं मिडल टू लो इनकम ग्रुप से, क्योंकि वो ज़्यादा रिच नहीं होते, ज़्यादा पावरफुल लोग नहीं होते। तो इस वजह से क्या किया जाता है कि इन फाइंडिंग्स को दबा दिया जाता है। अब यहाँ पे एक स्ट्रक्चर इस्तेमाल हुई है, स्वेप्ट अंडर द कारपेट। इसका मतलब क्या होता है? स्वीप समथिंग अंडर द कारपेट का मतलब होता है टू हाइड अ प्रॉब्लम। कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, आपको पता चल गया मसले का, आपने उसको छुपा दिया और उसको सीक्रेट कर दिया, इंस्टेड ऑफ डीलिंग विद इट। इसलिए किया है ताकि आप उसको डील विद ना करना पड़े, उससे निमटना पड़े। तो आप क्या करते हो, वक्ती तौर पर उसको क्या करते हो, किसी चीज़ के नीचे छुपा देते हो ताकि पता ना चले। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये क्या हो रहा है, ये कारपेट है, ठीक है, कारपेट के अंदर जो है पुअर लोग हैं, ठीक है, पुअर लोग हैं, वो उनको ब्रश के साथ क्या कर रहा है, कारपेट के नीचे कर रहा है। क्यों कर रहा है? अगर तो वो इनको बाहर रखेगा तो ऑफ कोर्स सबके लोगों की उसके ऊपर नज़र पड़ेगी, तो उसको इस सिचुएशन के साथ डील करना पड़ेगा। तो उस डीलिंग से बचने के लिए उसने क्या किया है, उसको इग्नोर कर दिया, उसको छुपा दिया ताकि उसको असल मामले से निपटना ना पड़े। तो ये होता है डील विद करना। ये देखो, जैसे यहाँ पे ये गार्बेज पड़ा हुआ है, वो क्या कर रहा है, गार्बेज को उठा के उसके अंदर गार्बेज डाल रहा है। क्यों कर रहा है? अगर तो वो बाहर होगा तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको गार्बेज इकट्ठा करना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा, जाके डस्टबिन में डालना पड़ेगा, डिस्कार्ड करना पड़ेगा। तो ये सब कामों से बचने के लिए उसको ये आसान लगा कि इसको कारपेट के नीचे कर दो। मोर ओवर, मज़ीद, टू पैसिफाई, काम करने के लिए किसको, पब्लिक को, एंड टू प्रोटेक्ट, हिफाजत करने के लिए किसकी, था, हायर रेलवे ब्यूरोक्रेसी, जो बड़े बड़े आला अफसरान हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। द इंक्वायरीज आर जनरली अ वे टू फाइंड स्केपगोट, ये जो इंक्वायरीज होती हैं ना, ये क्या करती हैं, ये फाइंड करती हैं कुर्बानी के बकरे को। एंड पुट द ब्लेम ऑन जूनियर ऑपरेशन स्टाफर्स, और क्या करती हैं, जब उनको वो स्केपगोट मिल जाती है तो वो पुट कर देती हैं, रख देती हैं जितना भी ब्लेम है, वो जितना भी जूनियर स्टाफ है उसके ऊपर। सच है, जैसा कि ड्राइवर्स, वो ये बात कर रहा है कि ज़्यादा क्या करते हैं। पहले उसने बात क्या की कि जब प्रेशर होता है, जब पब्लिक की तरफ से प्रेशर होता है तो तब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाती है। तो तब ये क्या करते हैं, पब्लिक को काम करने के लिए और अपने जो आला अफसरान हैं उनकी हिफाजत करने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, ये जो इंक्वायरीज़ है ना, उसके लिए वो क्या करते हैं, एक स्केपगोट फाइंड करते हैं।
एक कुर्बानी का बकरा फाइंड करते हैं, और वो कुर्बानी का बकरा किस फॉर्म में होता है, ड्राइवर्स की फॉर्म में होता है या जूनियर ऑपरेशन स्टाफ की फॉर्म में होता है। तो ये क्या करते हैं, जितना भी ब्लेम होता है ना ये उनके ऊपर डाल देते हैं। पैसिफाई करने का मतलब होता है प्लाकेट करना, मॉडिफाई करना, सूद करना। अच्छा, ये पैसिफाई अक्सर आपने पैसिफायर देखी होगी, बच्चों को दी जाती है, जिसको चूसनी भी बोलते हैं। बच्चों को क्यों दी जाती है, जब वो रो रहे होते हैं तो उनको चुप करवाने के लिए वो पैसिफायर दे दी जाती है। तो ये वर्ड वहीं से बना है जिसको कहते हैं पैसिफाई करना, काम करना, ये जो पब्लिक को काम करना और इनको प्रोटेक्ट करना, ये यहाँ पे ये बात कर रहा है। इट इज़ डिफ़िकल्ट, कह रहे हैं ये बहुत मुश्किल है। क्या मुश्किल है, टू रिकॉल, फिर से याद करना। अच्छा, किस चीज़ को याद करना, रेलवे मैनेजमेंट को। एवन इनिशिएटिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन अगेंस्ट हायर ऑफिसर आफ्टर एन एक्सीडेंट, कहता इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रिकॉल, ये इतना डिफ़िकल्ट है रिकॉल करने के लिए, याद करने के लिए कि जो रेलवे मैनेजमेंट थी, क्या कभी उसने इनिशिएट किया, कभी उसने शुरुआत की एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन की, जो लीगल एक्शन की, किसके खिलाफ, जो बड़े बड़े अफसरान हैं उनके खिलाफ एक्सीडेंट के बाद। कहता ऐसा कभी हुआ है। तो वो ये उस बात को कह रहा है कि ये बड़ा डिफ़िकल्ट है रिकॉल करना, फिर से कॉल करना, फिर से याद करना, फिर से दोहराना, रिमेंबर करना। इवन व्हेन, यहाँ तक कि अब इवन लगा के वो जोर दे रहा है किसी चीज़ पे। क्या जोर दे रहा है, कह रहा है व्हेन अ रेलवे ऑफिसर और जूनियर स्टाफ इज सस्पेंडेड, जब इनको सस्पेंड कर दिया जाता है ना ऑन द रिकमेंडेशन, किसके कहने पर, ऑफ अ प्रोब, जो तफ्तीश हुई है उससे पता चला है कि ये कसूरवार है, तो इनको एडवाइस मिली है कि आप इनको सस्पेंड कर दें। तो ये जो अब कोमा लगा के वगैरह द ऑर्डर्स आर रिवोक्ड, ये जो ऑर्डर्स है ना इनको रिवोक कर दिया जाता है, कैंसिल कर दिया जाता है इन अ फ्यू वीक्स, चंद ही हफ्तों में, इफ नॉट विद इन डेज, अगर दिनों के अंदर नहीं है तो चंद हफ्तों के अंदर अंदर ये जो ऑर्डर्स हैं उनको कैंसिल कर दिया जाता है। वो ये बात कर रहा है, कहता पहली बात तो ये बहुत मुश्किल है जो आला अफसरान है उनके खिलाफ कभी कोई इन्वेस्टिगेशन हो, तो कहता अगर कभी आला अफसरान के खिलाफ या कोई जूनियर स्टाफ के खिलाफ भी अगर कोई इन्वेस्टिगेशन होती है या उनको ऑर्डर किया जाता है कि उनको सस्पेंड कर दें, तो ये ऑर्डर्स जो होते हैं ना ये चंद हफ्तों के अंदर अंदर ना इनको रिवोक कर दिया जाता है, कैंसिल कर दिया जाता है। रिवोक करने का मतलब होता है कैंसिल करना, रिवर्स करना। और रीसेंट इंक्वायरी, कह रहा है हालिया जो तफ्तीश है ना इनटू अ कपल ऑफ इंसिडेंट्स, एक बहुत सारे इंसिडेंट्स में, कौन से इंसिडेंट्स थे, ट्रेन के थे, ट्रेन डीरेलमेंट के, कैरीड आउट, ये इंक्वायरी जो थी ना ये कैरीड आउट हुई, एग्जीक्यूट हुई, किसके ज़रिए हुई, बाय प्रपोजिशन के ज़रिए, डूअर का बताएगा द इंटेलिजेंस यूनिट के ज़रिए। अच्छा, ये कहाँ की इंटेलिजेंस यूनिट थी, ओ प्रपोजिशन के ज़रिए बताएगा द रेलवे पुलिस की। हैज़ आइडेंटिफाइड, वो आइडेंटिफाइड कर चुकी है किस चीज़ को, 4 मेन फैक्टर्स को, 4 अहम फैक्टर्स। कौन से फैक्टर थे, रिस्पॉन्सिबल फॉर, जो कि जिम्मेदार थे एक्सीडेंट्स के। अच्छा, अब ये 4 फैक्टर्स कौन से थे, पुअर रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, जो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर था, जो उसका बुनियादी ढांचा था जिसके ऊपर पूरा रेलवे कायम है, वो बहुत नाकिस था। फ्रैक्चर ट्रैक्स थे, जो ट्रैक्स थे वो बहुत ही नाकिस थे, बहुत ही खस्ता हाल थे। ओवरलोडिंग थी किस चीज़ की, फ्राइट ट्रेन्स की, मतलब जो मालगाड़ियाँ थी उनको बहुत ज़्यादा लोड कर दिया जाता था। ओवर स्पीडिंग थी, स्पीडिंग बहुत ज़्यादा थी, किसकी, ड्राइवर्स के ज़रिए स्पीड बहुत तेज़ रखी जाती थी। एंड इनडिफरेंसेस और लैक ऑफ इंटरेस्ट एंड नेग्लिजेंस और लापरवाही, किसकी तरफ से, ऑन द पार्ट ऑफ द हायर रेलवे ब्यूरोक्रेसी, जो आला अफसरान है ना उनकी तरफ से लैक ऑफ इंटरेस्ट होता था, कोई दिलचस्पी नहीं होती थी और लापरवाही होती थी। किसकी तरफ, करंट स्टेट ऑफ अफेयर्स की, जो मामला चल रहे हैं, जो करंट स्टेट है अफेयर्स की, मामला की रेलवे में, उसकी उनको उनसे कुछ लेना देना नहीं था। वो कह रहे जो एक रिसेंट इंक्वायरी हुई थी ना एक कपल ऑफ इंसिडेंट्स में ट्रेन की डीरेलमेंट के, वो कैरीड आउट हुई थी, कौन करने वाला था ये इंक्वायरी, इंटेलिजेंस यूनिट थी रेलवे पुलिस की। अच्छा, उसने क्या किया, उसने आइडेंटिफाइड किया 4 फैक्टर्स को जो कि रिस्पॉन्सिबल थे, जो जिम्मेदार थे एक्सीडेंट्स के। अच्छा, वो कौन से थे, एक तो उसने कहा कि बड़ा नाकिस रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर था, ट्रेन्स के जो ट्रैक्स थे वो बिल्कुल खस्ता हाल थे, जो ट्रेन्स मालगाड़ियाँ थी उनको ओवरलोड किया जाता है, जो ड्राइवर्स हैं वो स्पीड बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देते हैं ट्रेन्स की, और सबसे अहम जो बात थी ना वो कह रहा है कि वो लैक ऑफ इंटरेस्ट है और लापरवाही है जो हमारे आला अफसरान हैं उनकी तरफ से। किसकी तरफ, हमारा जो करंट मामला चल रहे हैं, जो रेलवे का जो सिस्टम चल रहा है, उनको इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, अब ये चीज़ नोट करो, हैज़ आइडेंटिफाइड। अब ये कहाँ से पता चलेगा, और हैज़ और हैव बीन के बाद कौन सा स्ट्रक्चर लगा हुआ है। एक चीज़ का याद रखना है, हैज़ बीन के बाद अगर नाउन या एडजेक्टिव आता है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर होगा, ठीक है।
हैज़ बीन और हैव बीन के बाद अगर नाउन और एडजेक्टिव होगा तो प्रेजेंट परफेक्ट आएगा। हैज़ बीन और हैव बीन के बाद अगर V3 लगा होगा तो ये क्या होगा, ये पैसिव वॉइस होगा, ठीक है। और अगर हैज़ बीन और हैव बीन के बाद वर्ब में ING फॉर्म लगी हो तो ये क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, ये उसका स्ट्रक्चर होगा। इसको आप कहीं पे नोट करके रख लें, इससे आपको आसानी होगी पहचानने में कि ये कौन सा स्ट्रक्चर लगा हुआ है यहाँ पे। अच्छा, फ्राइट का मतलब क्या होता है, गुड्स होती है बट नॉट पैसेंजर। यहाँ पे सिर्फ माल गाड़ियों की बात हो रही है, सिर्फ माल लेके आने जाने के लिए जो ट्रेन इस्तेमाल होती है उनका जिक्र कर रहा है। इनडिफरेंस, इनडिफरेंस का मतलब होता है लैक ऑफ इंटरेस्ट, कोई इंटरेस्ट नहीं, कोई कंसर्न नहीं, कोई सिंपैथी नहीं, कि जो कुछ होता है हुए, लोगों की ज़िंदगियाँ जा रही हैं तो जाएं। अच्छा, अब एक और चीज़ नोट करने की है, यहाँ पे जो इस्तेमाल किया गया है वो कोलन साइन इस्तेमाल किया गया है। कोलन साइन कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, या वहाँ पे भी इस्तेमाल करते हैं जब आपने फहरिस्त बतानी हो, जब आपने 1 2 3 4 चीज़ें बतानी हो, क्योंकि इसने यहाँ पे फैक्टर्स का जिक्र किया है। तो कितने फैक्टर्स थे, इसने कोलन साइन लगाया और उसके बाद उसने बताया एक चीज़ ये रिस्पॉन्सिबल है, एक चीज़ ये है, एक चीज़ ये है, एक ये है। इस तरह से ये जो आपने फहरिस्त बताना है ना, इसके लिए भी कोलन साइन इस्तेमाल होता है। द रिपोर्ट क्लियरली शोज़, ये जो रिपोर्ट है ना, जो रिपोर्ट आई है वो साफ साफ बताती है कि नंबर ऑफ एक्सीडेंट कुड हैव बीन प्रिवेंटेड, कि ये जो एक्सीडेंट थे ना इनसे बचा जा सकता था। हैड द सीनियर रेलवे मैनेजमेंट ब्यूरोक्रेसी परफॉर्म देयर जॉब ऑनेस्टली एंड वर मोर विजिलेंट, कैसे बचा जा सकता था, अगर तो सीनियर रेलवे मैनेजमेंट और ब्यूरोक्रेसी, ये जो आला अफसरान है जो हमारी रेलवे मैनेजमेंट है, अगर ये परफॉर्म करते अपने कामों को ईमानदारी से और बहुत ही एक्टिव होते, वॉचफुल होते इन चीज़ों को देखने में। अब ये बात क्या कह रहा है कि एक रिपोर्ट आ गई है, ठीक है, इन्होंने तफ्तीश की, अब उसकी रिपोर्ट आ गई। अब जो रिपोर्ट आई है वो ये बता रही थी कि ये जो एक्सीडेंट्स हुए हैं इनको तो आसानी से बचा जा सकता था। क्यों, कैसे बचा जा सकता था, अगर हमारी रेलवे मैनेजमेंट या ब्यूरोक्रेसी अपना काम ईमानदारी से सर अंजाम देती और नज़र रखती इन चीज़ों के ऊपर। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इस पूरे एडिटोरियल में यहाँ पे इस्तेमाल हुई है कंडीशनल, थर्ड कंडीशनल सेंटेंस और उसकी इन्वर्जन। अब ये देखो, सबसे पहले ये देखो थर्ड कंडीशन होती क्या है। थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस वो होते हैं जब हमने बात करनी हो, आज मैं खड़ी हूँ ना, मैं अपने माजी के बारे में बात करूँ और उस चीज़ के बारे में बात करूँ जिसको अब मैं तब्दील नहीं कर सकती, ठीक है। अब देखो, समझो मैंने एग्ज़ाम्स दिए हैं, समझो फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी भी इंटर के एग्ज़ाम्स की बात कर लो, ठीक है। अगर आपने इंटर के एग्ज़ाम्स दिए तो आप यहाँ पे खड़े हो तो आप बात कर रहे हो कि अगर मैंने मेहनत की होती ना तो मैं पास हो चुका होता, कि अगर मैंने उस वक्त मेहनत की होती तो आज मेरी जो सिचुएशन होती वो डिफरेंट होती और मैं पास हो चुका होता, मैं पास कर चुका होता एग्ज़ाम्स को। तो यही बात कर रहा है, यही होती है हमारी थर्ड कंडीशन। लेकिन ये वो चीज़ होती है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। इसको बनाने का स्ट्रक्चर ये होता है कि इसमें इफ़ आता है, ठीक है। जितने भी कंडीशनल सेंटेंसेस हैं उनमें इफ़ आता है क्योंकि वो कंडीशन को बताते हैं। कंडीशन क्या होती, सब्जेक्ट होता हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट लगा होता, मतलब अगर ऐसी कंडीशन होती तो ये रिजल्ट होता, ठीक है। इसमें क्या होना है, सब्जेक्ट आएगा, कुड आएगा, वुड आएगा, हैव आएगा, V3 आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। अब जब हम बनाते हैं ना इसकी इन्वर्जन, तो वो कैसे बनाते हैं, उसमें ये करते हैं कि जो ये वाला सेंटेंस होता है ना, जो रिज़ल्ट होता है उसको हम वैसे का वैसे ही रहने देते हैं। मतलब जैसे ये सब्जेक्ट है, कुड वुड है प्लस V3 ऑब्जेक्ट, इसको वैसे ही रहने देते हैं। जहाँ पे हुई होती है ना कंडीशन इस्तेमाल, तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, इफ़ को हटा देते हैं, इफ़ को रिमूव कर देते हैं। उसके बाद हम लगा देते हैं हैड, ठीक है। इफ़ को रिमूव करने के बाद उसकी जगह पे लगा देंगे हैड, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर V3 आएगा, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ पे सिंपल सेंटेंस था, इफ़ आई हैड वर्कड हार्ड, अगर मैंने मेहनत की होती, तो उसने कहा हैड आई वर्कड हार्ड, अगर मैंने मेहनत की होती, आई वुड हैव पास, मैं पास कर चुका होता। लेकिन यहाँ पे जो हैड, इसका मतलब वही होगा कि अगर ऐसा होता तो वैसा होता। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे उसने बात की है कि ये जो एक्सीडेंट्स है ना, कुड हैव बीन, यहाँ पे कुड हैव का भी पैसिव स्ट्रक्चर लगा हुआ है, ठीक है। कुड हैव बीन प्रिवेंटेड, इनको रोका जा सकता था। हैड मतलब अगर द सीनियर रेलवे मैनेजमेंट और ब्यूरोक्रेसी परफॉर्म देयर जॉब, अगर ये वाली कंडीशन पूरी होती तो ये कंडीशन, ये वाला रिजल्ट हमें हासिल हो सकता था। उसके बाद विजिलेंट, विजिलेंट का मतलब होता है वॉचफुल ऑब्जर्वेंट, मतलब बड़ा आपकी नज़र हो कि ये सब कुछ चल कैसे रहा है।
द इंक्वायरी शोज़, कह रहा अब ये जो इंक्वायरी आई ना, इससे एक बात पता चलती है क्या, नेसेसिटी, ज़रूरत, किस चीज़ की ज़रूरत, फॉर होल्डिंग, बरकरार रखने की, किस चीज़ को, द टॉप रेल ब्यूरोक्रेसी, सबसे आला ब्यूरोक्रेसी, किस लिए, टू अकाउंट फॉर, जो एक्सप्लेन करे, वजूहत दे, देयर एक्ट, उनके जो अमल हैं, किस चीज़ के, अमीशन के, निकालने के, एंड कमीशन, और काम पे लगाने के, कि कौन सा काम है, किस पे क्या लगाया, कौन लोग लगाए गए हैं, किनको निकाला गया, इन सब चीज़ों की वो जिम्मेदार हो। अकाउंट फॉर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है टू एक्सप्लेन, बयान करना, वजूहात को किसी चीज़ के लिए, और कॉज करना समथिंग, वजह बनना किसी चीज़ के लिए, मतलब आप बताओ कि ये चीज़ थी, ये अमल जो हुआ है, इसके पीछे क्या रीज़न्स थे और क्या कॉज थे उस चीज़ के लिए। ओमिशन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है द एक्ट ऑफ नॉट इंक्लूडिंग का पर्टिकुलर पर्सन, किसी भी पर्सन को काम में ना रखना। कमीशन का मतलब होता है एक पीस ऑफ वर्क है जिसको करवाने के लिए आप लोगों को हायर करते हो, तो वो जो काम है वो कह रहा है हर चीज़ के बारे में उसको जवाब देना होगा। बट लेकिन विल द अथॉरिटी बी एबल टू कैरी आउट, कहते क्या अथॉरिटीज़ जो पावर है हमारी, बी एबल, वो काबिल होगी एक्सिक्यूट करने के लिए अकाउंटेबिलिटी को, एहतसाब को, ऑफ द सीनियर रेलवे ब्यूरोक्रेसी, ये जो आला अफसरान है रेलवे के, क्या इनके खिलाफ एहतसाब होगा, ऐसी जो इंक्वायरी है, ऐसी जो इंक्वायरी वो कैरी आउट हो सकती है। तो यहाँ पे उसने क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, विल पहले आ गया, सब्जेक्ट आ गया, बी यहाँ पे बाद में आ गया मेन वर्ब, विल द इंक्वायरीज बी एबल टू कैरी आउट, द ज्यूरी इज़ आउट। अच्छा, ज्यूरी इज़ आउट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जो ज्यूरी है ना, जो फैसला है, जो जज है, डिसीजन है, वो अभी इस कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट, ये कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है ना कि अथॉरिटीज़ जो पावरफुल अथॉरिटीज़ हैं उनके ऊपर बात कर रहे हैं, प्रोब की, तफ्तीश की, उनके एहतसाब की बात कर रहे हैं। तो कहता है ये जो डिसीजन है ना, पहले उसने क्वेश्चन पूछा है और उसके आंसर भी उसने खुद कह दिया, कहता है कि इसका जो जवाब है ना वो अभी भी किसी फैसले पे नहीं पहुंचा, और फैसला किस चीज़ के ऊपर होना है, कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट के ऊपर होना है। ऑफ कोर्स ये वो सब्जेक्ट है जो कंट्रोवर्सी क्रिएट करता है, तो ये बात कर रहा था। आज का एडिटोरियल हो गया कंप्लीट, तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दिया करें, मुझे ज़रूर बताया करें आपको वीडियो कैसी लगी। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।